नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में शिक्षक ग्रेड थर्ड की परीक्षा के लिए अंतिम खास मनोविज्ञान बूस्टर को लेकर के। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि बहुत कम समय के अंदर जो है मैं आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो पहले 1 से 30 तक हमने पिछली क्लास में देखी। इस पार्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं 31 से लेकर 50 तक की जानकारियाँ फटाफट से। तो दोस्तों, सुनिश्चित रूप से कम समय के अंदर वो जानकारियाँ हम ले रहे हैं, और आप भी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि ये आपके परीक्षा में बहुत अच्छे से आपको काम आए। दोस्तों, 30 जानकारियाँ हमने पहले ली थी, अब यहाँ पर है 31 से शुरुआत। तो 31 नंबर पर है दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक तर्कण और नैतिक द्विधा के अनुसार विचार दिया। यानी कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने नैतिक तर्कण और नैतिक द्विधा के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, वो है दी साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो 1984 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। खास बात इसमें नैतिक तर्कण और द्विधा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पियाजे के अनुसार नैतिक मूल्यों का निर्माण सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व और संज्ञानात्मक तत्व से होता है। जब हम पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं दोस्तों, तो तब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कहा था इन 3 तत्वों की वजह से जो है नैतिक विकास होता है। और ये 3 तत्व कौन से हैं? सांवेगिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक तत्व है। इनके लिए इन्होंने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक में विचार दिए थे। यानी ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने इसका विचार दिया था। और जैसा कि आपको पता है, इन्होंने दो तरह की जो है नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक परायत्त नैतिकता इन्होंने बताई थी, परायत्त नैतिकता, और एक स्वायत्त नैतिकता। ये 2 नैतिकता की अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। परायत्त नैतिकता जो है 4 से 7 वर्ष की, और स्वायत्त नैतिकता इन्होंने बताई थी 10 वर्ष बाद की। इसके बाद में नेक्स्ट है, अनुबंधन के जनक पावलोव हैं। अनुबंधन के जनक जो है पावलोव को कहते हैं, जो संबंध प्रत्यावर्तन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अनुबंधन का सबसे पहले जो विचार दिया गया पावलोव के द्वारा दिया गया, और जिन्होंने संबंध प्रत्यावर्तन यानी अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में बताया। और साधनात्मक अनुबंध का जनक स्किनर है, जबकि साधनात्मक अनुबंधन का जनक कौन है? स्किनर है। नैमित्तिकवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत हम पढ़ते हैं स्किनर का, वही जो है साधनात्मक अनुबंध या नैमित्तिकवाद है। नेक्स्ट है दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य मस्तिष्क से करता है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि सीखना जो है वो संबंध स्थापित करना है। जैसे जिस संबंधों की स्थापना होती है वैसे वैसे प्राणी सीखता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि संबंध स्थापित करना मनुष्य का कार्य है। कौन से, किससे करता है? मस्तिष्क से। इनके सीखने के सिद्धांत की प्रमुख तत्व आवश्यकता, तत्परता, अभ्यास और प्रोत्साहन है। आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि सीखने के लिए आवश्यक तत्वों में आवश्यकता को सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बताया था, लेकिन आवश्यकता के ऊपर सिद्धांत अगर पूछे तो वो हल ने दिया था। यानी सिद्धांत की बात करें तो हल ने दिया सबसे पहले, जबकि पहली बार आवश्यकता के महत्व को बताया तो किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों 35 और 36 पर, थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षण या अधिगम की प्रक्रिया अधिगमकर्ता की मानसिक वृत्ति या अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी एक बालक जो है उसके सीखने से संबंधित और एक शिक्षक के सिखाने से संबंधित जो व्यवहार है ना, वो मानसिक वृत्ति अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति की सोच के ऊपर और उसके नज़रिए के ऊपर जो है निर्भर करता है। यदि किसी कार्य को लेकर अधिगमकर्ता की मानसिकता सही नहीं है तो उस कार्य को करने के प्रति तत्परता नहीं दिखेगी। यानी थॉर्नडाइक का मानना है कि किसी कार्य को करने के लिए अगर मानसिकता सही नहीं है किसी भी व्यक्ति की, तो सुनिश्चित रूप से वो कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानवादी विचारधारा के अनुसार स्मृति को एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना गया है। संज्ञानवादी जो विचारधारा है दोस्तों, इसके अनुसार स्मृति को एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विचारधारा माना गया है। स्मृति के 3 तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला होता कूटलेखन, दूसरा होता भंडारण और तीसरा होता पुनः प्राप्ति। और स्मृति का मतलब क्या दोस्तों? पहले हम किसी भी विषय वस्तु को एक बार जो है सीख लेते हैं और उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है तब उसको हम पुनः याद कर लेते हैं। तो उसकी जो प्रोसेस है ना, वो है कूटलेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। इसी विचारधारा के अनुसार स्मृतियाँ 3 प्रकार की होती है, संवेदी, लघुकालीन और दीर्घकालीन। एक तो होती है संवेदी स्मृतियाँ, एक होती है लघुकालीन स्मृतियाँ और एक होती है दीर्घकालीन स्मृतियाँ। नेक्स्ट है, वाइगोस्टकी के और ब्रूनर के अनुसार
सामाजिक निर्मितिवाद को माना गया है कि बालक स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना करता है। यानी कि वाइगोस्की और ब्रूनर जो हैं ये मानते हैं कि सामाजिक निर्मितिवाद का जो विचार इन्होंने दिया है, जिसके जनक ब्रूनर है और वाइगोस्की ने उसके आगे बढ़ाया, इसमें इनका मानना क्या है कि बालक जो होता है ना वो अपने अनुभव खुद प्राप्त करता है और अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान की संरचना करता है, लेकिन उसके सामाजिक वातावरण की भूमिका उसके अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके सामाजिक वातावरण की जो भूमिका होती है उसके अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वो। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर पे बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निर्णयन, ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। यानी समायोजन की 4 प्रत्यक्ष विधियाँ होती है: बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निर्णय करना, जिसको हम निष्कर्ष भी कहते हैं। ये 4 जो है प्रत्यक्ष विधियाँ। जबकि दोस्तों ध्यान रहे दमन है, प्रतिगमन है, औचित्य स्थापन है, प्रक्षेपण है, तादात्म्यकरण, मनोरंजन, विस्थापन, दीवा स्वप्न, अन्यारोपण आदि कौन सी विधियाँ हैं? ये प्रत्यक्ष विधियाँ हैं और इनके बारे में सामान्य रूप से हमें पता होना चाहिए। जहाँ बाधा निवारण का मतलब समस्या को दूर करते हुए, मार्ग परिवर्तन का मतलब रास्ता बदलते हुए, लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब उच्च से निम्न लक्ष्य पर आते हुए, निर्णय का मतलब द्वंद्व के समय निष्कर्ष निकालते हुए समायोजन किया जाता है। दमन के अंदर जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती उनको दबा करके, प्रतिगमन का मतलब परिस्थितियों से पीछे की ओर भूतकाल में जा कर के, और चित्त स्थापन का मतलब जब कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो उस लक्ष्य के संदर्भ में अपने विचारों को बनाए रखने के लिए, मान सम्मान के लिए कोई दूसरा युक्ति निकाल लेना, खोज लेना। प्रक्षेपण का मतलब अपनी गलती दूसरों पर थोप देना। तादात्म्यकरण का मतलब होता है दूसरे के साथ में अपने आप को समायोजित करते हुए बताना। मनोरंजन का मतलब बनावटी रचना, बगुला भगत जिसको हम कह सकते हैं। विस्थापन का मतलब होता है मानसिक रूप से विस्थापन या स्थानान के आधार पर विस्थापन। दीवा स्वप्न का मतलब कल्पना करके आनंद की अनुभूति करना। अन्यारोपण का मतलब किसी प्रेमी के नहीं होने पर उसकी वस्तुओं के ऊपर प्रेम को प्रकट करना। ये सब जो है अप्रत्यक्ष उपाय हैं और 4 जो होते वो होते प्रत्यक्ष उपाय। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार। मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार स्वयं के समायोजन संबंधित सिद्धांतों में आत्मज्ञान, यानी स्वयं मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपने आप में समायोजन जो करता है वो कैसे करता है। आत्मज्ञान से करता है, आत्मस्वीकृति से करता है, वास्तविकता में जीना ये सोचकर करता है, आत्मनियंत्रण से करता है, स्व संगठन से करता है, आत्माकृतिकरण से करता है और संतुलित महत्वाकांक्षा आदि के स्तर से करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर खुद की आत्मा को लेकर ज्ञान हो, आत्मा की स्वीकृति कार्यों के लिए हो, रियलिटी में जीता हो, आत्मा पर नियंत्रण रखता हो, स्व संगठन उसके मस्तिष्क में हो, आत्मा कृतिकरण हो, यानी किसी भी व्यवहार के प्रति उसका भाव आत्मिक रूप से हो, और संतुलित महत्वाकांक्षा का स्तर हो। महत्वाकांक्षा हो लेकिन संतुलित प्रकार की हो, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है मैस्लो एवं मिल्टन मैन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं। इन विद्वानों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? तो दोस्तों जो व्यक्ति समुचित सुरक्षा का भाव रखता है, आत्म मूल्यांकन करता है, सहज होता है, वास्तविकता में जीता है, आत्मज्ञान में रहता है, समुचित जीवन उद्देश्य को जानता है, अनुभवों से सीखने की क्षमता रखता है और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का भाव जिसमें पाया जाता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ये विचार किसका? मैस्लो एवं मिटेलमैन का है। उसके बाद में नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने उनकी पुस्तक थी फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अंदर इन्होंने विचार दिया था कि अंतराव्यक्तिक बुद्धि दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता होती है, जबकि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि स्वयं के विचारों को समझने की क्षमता होती है। इनके इसी विचार के आधार पर संवेगात्मक बुद्धि का आगे चल करके विकास हुआ, यानी कि इनके द्वारा दिए गए विचार से ही संवेगात्मक बुद्धि जैसी अवधारणा प्रकट हुई। 1990 ईस्वी में संवेगात्मक बुद्धि के विचार को पीटर सेलो और जॉन मेयर ने दिया था। संवेगात्मक बुद्धि का विचार सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सेलो ने दिया था, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य डेनियल गोलमैन ने किया था 1995 में, जब इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि उपलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये बुद्धि यानी IQ से अधिक महत्व रखती है, यानी सामान्य जो बुद्धि होती है ना उससे ज़्यादा महत्व रखती है संवेगात्मक बुद्धि, और सकारात्मक परिणाम देने वाली होती है, यानी निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है जब संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग व्यक्ति करता है। नेक्स्ट है स्टेनबर्ग ने बियॉन्ड IQ, ये इनकी पुस्तक का नाम था बियॉन्ड IQ नामक पुस्तक में इन्होंने त्रितंत्र, त्रिवर्ग या त्रिविम बुद्धि का विचार दिया, जिसके अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं:
इनके अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं, वो वातावरण संबंधित होते हैं, व्यवहार संबंधित होते हैं और प्रसंग से संबंधित होते हैं, उनसे बुद्धि का निर्माण होता है। जबकि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी संरचनावादी या 3D बुद्धि का विचार दिया था, जिसके अनुसार बुद्धि में 120 खंड होते हैं। यानी पहले इन्होंने 120 खंड बताए, तब इन्होंने कहा था कि जो विषय वस्तु होती है वो 4 होती है, संक्रियाएँ 5 होती है और उसके बाद में उत्पादन 6 होते हैं। तो 120 खंड बता दिए गुणात्मक रूप से। फिर इन्होंने क्या किया कि जो विषय वस्तु है उसमें 4 की जगह बढ़ा करके इन्होंने 5 कर दी। तो ऐसी स्थिति के अंदर 5 × 5 × 6 बराबर 150 हो गए। और बाद में इन्होंने फिर क्या किया, वापस विषय वस्तु के अंदर आकृति को हटाता जोड़ दिया, तो वापस विषय वस्तु को 6 बना दिया इन्होंने, और जो संक्रियाएँ हैं वो 5 हो गई, और उसके बाद उत्पादन 6 हो गए। तो इस तरह से जो है नया आंकड़ा जो बना उसके अनुसार 180 खंड इन्होंने बता दिए। तो बाद में इन्होंने जो है 150 से बताया, पर मूल रूप से जो खंड है वो 120 है, और ज़्यादातर बार परीक्षा में 120 खंड वाला ही प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेस्लर का भाषिक और अभाषिक। वेस्लर थे जिन्होंने भाषिक और अभाषिक यानी इन्होंने दोनों तरह की जो है बुद्धि परीक्षण से संबंधित विचारधाराएँ दिए। इसके बाद में रेबेन ने मैट्रिक्स प्रोग्रेसिव बुद्धि परीक्षण दिया था, तो गुड एनफ जो है उसने ड्रा मैन बुद्धि परीक्षण दिया था। अमेरिकी सेना ने के अल्फा और बीटा बुद्धि परीक्षण भी चर्चित है। अमेरिकी सेना के द्वारा अल्फा बीटा परीक्षण दिया गया, ये भी अपने आप में चर्चित है। नेक्स्ट है पहला प्रकारात्मक व्यक्तित्व वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इन्होंने द्रव्यों के आधार पर दिया था, और पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष और रक्त, ये 4 वर्ग इन्होंने बताए थे। वहीं पर शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण देने का श्रेय जाता सेल्डन को, जिन्होंने एंडोमॉर्फी गोलाकार, एक्टोमॉर्फी लंबाकार और मिसोमॉर्फी आयताकार नाम से बताया था। इसके बाद में स्प्रेंगर नामक विद्वान थे, जिन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर सैद्धांतिक, धार्मिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार, ये 6 प्रकार इन्होंने बताए थे। तो 6 प्रकार का व्यक्तित्व उन्होंने बताया था। जबकि कार्ल जुंग जो थे उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी माना। जुंग के शिष्यों ने एक और उसमें जोड़ा उभयमुखी। तो इस तरह से व्यक्तित्व के संदर्भ में ये कुछ खास सिद्धांत है जो भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है केटल जो थे उन्होंने जो है 16 पीए प्रश्नावली दी थी। विशेष का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 16 शील गुण बताए थे इन्होंने। और इधर फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने व्यक्तित्व संगठन में इदम, अहम और परा अहम इनको महत्वपूर्ण माना, इन 3 घटकों को। और ये भी ध्यान रहे कि अहम जो होता है ना, ये संतुलन बनाने का काम करता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है संतुलन बनाने को लेकर के, तो याद रहे अहम जो है वो संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति सदैव अर्जित होती है। ध्यान रहे मनोवृत्ति अर्जित होती है, जबकि रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। अभिक्षमता का अर्थ किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में ज्ञान कौशल विकसित कर लेने से होता है। ये व्यक्तित्व विकास में भी योगदान देता है। यानी किसी की जो मनोवृत्ति होती है वो क्या होती है, अर्जित होती है, जबकि रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। अभिक्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता, जो एक तरह से व्यक्ति का व्यवसाय होता है, वो विशिष्ट क्षेत्र के अंदर किसी कुशलता के आधार पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थर्स्टन और लिकट की अभिवृत्ति मापनी प्रसिद्ध है। यानी थर्स्टन और लिकट कहा जाए तो अभिवृत्ति को मापनी प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए DAT, GATB, FACT तथा GZAS परीक्षणों का भी जो है अभिक्षमता परीक्षण में उपयोग किया जाता है। आदत एक ऐसा व्यवहार जो कार्यों को सरल बनाती है। आदत कार्यों को सरल बनाने की प्रक्रिया तथा व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। कार्यों को सरल बनाती है और व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। दोस्तों अंतिम विचार हमारा वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर विचार प्रकट करने की क्षमता होती है, सृजनात्मकता कहलाती है। इस कार्य में अपसारी चिंतन की जरूरत होती है। यानी जिसमें सृजनात्मकता होती है उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। होलमैन के अनुसार नवीनता, विलक्षणता, विस्मयता, अनोखा चिंतन इसकी विशेषता होती है। तो दोस्तों ये थे 20 आज के विचार। टोटल हमारे पास में 50 विचार हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ इन 50 विचारों से आपकी खास जो बिंदु हैं परीक्षा में आने लायक जो पाठ्यक्रम है वो सारे एक बार रिवीजन में आ गए होंगे। पक्का आपका रिवाइज हो गया होगा। निसंदेह दोस्तों आप बेहतर कर पाएंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।